तो चलिए आज की जो हमारी बात है वो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक अम्ल के साथ। न्यूक्लिक अम्ल, देखिए सबसे पहले तो जो शब्द लिखा जाता है उस लिखे हुए शब्द का पता होना चाहिए कि उससे ऐसा नाम क्यों दिया गया है। अम्ल आप सभी जानते हैं कि अम्ल क्या है। बेसिकली आप ये देखें, यदि पीएच मान देखें, हाइड्रोजन आयन सांद्रता होती है पीएच, तो पीएच मान जो 7 होता है वो उदासीन होता है। 7 से यदि कम हो तो वो अम्लीय और 7 से ज़्यादा हो तो वो क्षारीय प्रकृति होगी। तो बस इतना ध्यान रखना कि इसका पीएच 7 से कम होगा इसलिए अम्ल है, एसिडिक इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और न्यूक्लिक, न्यूक्लिक नाम किस लिए, देखिए शरीर में कोशिकाएं हैं जो कि आधारभूत संरचनात्मक इकाई हैं हमारे शरीर की। उन कोशिकाओं में होता है केंद्रक। केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये जो अम्ल है ये सबसे पहले देखा गया कहाँ पर, न्यूक्लियस में, और इसीलिए इसको कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि सबसे पहले न्यूक्लियस में देखा गया इसको। अब देखिए इसको खोजा किसने, इसके खोज करता है फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर, आरएनए के खोजकर्ता भी फ्रेडरिक मिशर है, क्योंकि आरएनए के रूप में ही इस न्यूक्लिक अम्ल को सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने देखा था। देखिए फ्रेडरिक मिशर के बाद एक व्यक्ति आते हैं कौशल। ये कौशल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस न्यूक्लिक अम्ल में जो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं बनेंगी, अभी हम बात करेंगे उसकी, उससे पहले आप इतना सा ध्यान रखें कि इसकी जो अम्लीय प्रकृति है, इस न्यूक्लिक अम्ल की जो अम्लीय प्रकृति है वो प्यूरिन और पिरामिडिन क्षारक के कारण होती है। प्यूरिन पिरामिडिन, इन दोनों प्यूरिन और पिरामिडिन्स की खोज की थी कौशल ने। प्यूरिन और पिरामिडिन की खोज की कौशल ने। इसके अलावा एक वैज्ञानिक और हैं लेवने। इन्होंने राइबोस व डीऑक्सी राइबोस शर्करा को खोजा। तो ये बात एक फैक्चुअली ध्यान रखनी है हमें कि न्यूक्लिक एसिड में ये 3 वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर, कौशल और लेवेने को ध्यान रख लें हम। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। देखिए ये मान लो भी न्यूक्लियोटाइड है, ये है न्यूक्लियोटाइड, इससे दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, ऐसे कंटिन्यू न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे। इनसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं जिसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ये है पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, सीरीज है पूरी है। और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से ही क्या बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल वास्तव में क्या है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही है ये न्यूक्लियोटाइड। अब हम ये जान गए कि न्यूक्लियोटाइड से कोई चीज़ मिलकर बनी है। जैसे मान लो हम कहें कि एक मकान है वो ईंट से बना है, तो ईंट किससे बनी है ये भी जान लें, तो हम ये भी जान लें न्यूक्लियोटाइड कैसे बने हैं। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से बने हैं। देखो शर्करा, शर्करा कैसी, पेंटोज शर्करा। पेंटोज का मतलब 5 कार्बन वाली शर्करा। इसके अलावा इसमें आते हैं नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक। और तीसरी चीज़ आती है फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। राइबोस शर्करा
और डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती हैं, दो तरह की होती हैं, पेंटोस शर्करा भी ध्यान रखना, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। ये राइबोस शर्करा आरएनए में होगी, ध्यान रखना, और डीऑक्सी राइबोस होगी डीएनए में, क्योंकि डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, और आरएनए में होती है राइबोस शर्करा। चलिए, ये आगे की स्थितियाँ हैं। नाइट्रोजन क्षारक होता है। नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं वो बेसिकली 5 हैं। कौन कौन से, देखो, पहला है एडिनिन, दूसरा है, हिंदी में लिख देता हूँ, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये नाइट्रोजनी क्षारक हैं। इनमें से एडिनिन और ग्वानिन, ए और जी, ये तो हैं प्यूरिन, और ये तीन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये तीनों हैं पिरामिडिन, पिरामिडिन क्षारक। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजनी क्षारक दो तरह के हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन में आते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये नाइट्रोजनी क्षारक हैं। अब आगे इनमें भी स्थितियां बदलेंगी। जैसे मान लो डीएनए की यदि बात करोगे ना, तो डीएनए में ए जी और सी टी, ये क्षारक क्रम काम आएगा, और आरएनए में स्थिति बदल जाएगी, इस टी की जगह आ जाता है यू, तो ए जी सी और यू काम में आएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये स्थिति होगी वहाँ पर। अब देखिए, ये नाइट्रोजन क्षारक हो गए, और ये है फास्फोरिक अम्ल, ये फास्फोरिक अम्ल है। इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड, यानी शर्करा, सुगर, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फास्फोरिक अम्ल। ये एक सिंबल के तौर पे हमने लिख लिया ऐसे, तीन चीज़ मिली और तीन चीज़ों से मिलकर बना न्यूक्लियोटाइड। देखो, इसमें भी एक स्थिति क्या होती है, यदि ये नहीं मिले, सिर्फ सुगर और नाइट्रोजनी क्षारक ही मिले, तो ये स्थिति क्या है, अभी क्या नहीं है इसमें, फास्फोरिक अम्ल नहीं है। फास्फोरिक अम्ल के बिना जो स्थिति है, ये है इसकी स्थिति न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड यानी नाइट्रोजन और सुगर, नाइट्रोजन क्षारक और सुगर मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। एन से न्यूक्लियोस, एस से साइड रख लो, या बस न्यूक्लियोसाइड बन गया दोनों चीज़ों से। जब इसमें फास्फोरिक अम्ल भी मिल जाता है तो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए, अब क्या होगी स्थिति, कैसे बनेगा न्यूक्लिक अम्ल, देखो। चलिए, सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड में देखते हैं, एक पेंटोस शर्करा है ये, जैसे ये है पेंटोस शर्करा, एक कार्बन, दो कार्बन यहाँ, तीसरा कार्बन यहाँ, चौथा यहाँ और पांचवा यहाँ, ये एक पेंटोस शर्करा है। पेंटोस शर्करा यहाँ पर इन सब से OH समूह भी जुड़ा होगा, ध्यान रखना पेंटोस शर्करा में। ये पेंटोस शर्करा राइबोस शर्करा है भी। इस पांचवें कार्बन से जुड़ता है फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, और इस पहले कार्बन से जुड़ता है नाइट्रोजनी क्षार। फास्फोरिक अम्ल, राइबोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक तीनों जुड़ गए, पहले कार्बन से नाइट्रोजनी क्षारक, पांचवें कार्बन से फास्फोरिक अम्ल। तो अब ये जुड़ करके क्या बना लेंगे, ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया है, न्यूक्लियोटाइड बन गया है। तो न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद में अब न्यूक्लियोटाइड्स और इससे जुड़ते जाएंगे और लंबी श्रृंखला बन जाएगी, ये न्यूक्लिक अम्ल बना लेगी। देखिए कैसे जुड़ेंगे, अब इसके तीसरे कार्बन से एक बॉन्ड बनेगा, और एक और देखिए, ये रहा न्यूक्लियोटाइड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा कार्बन, इस पांचवें कार्बन से बॉन्ड बना लिया इसने। फिर तीसरे से यहाँ से चली, और फिर इसने फिर यहाँ पर बॉन्ड बनाया पांचवें से। अब देखो श्रृंखला कहाँ से चल रही है, ये 5 से स्टार्ट हुई, फिर 3, फिर 5 से
3, 5 से 3 चलेगी। तो ये जो श्रृंखला है वो चलती है 5 से 3। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, कई बार चर्चाएं आएंगी कि 5 से 3 श्रृंखला चलती है, 5 से 3 श्रृंखला चलती है। जब आरएनए बनेगा तब हम बात करेंगे कि इस डीएनए का एक सूत्र जो है 3 से 5 श्रृंखला में वाला काम आता है आरएनए बनाने के लिए। तो ये श्रृंखला ध्यान रखना कैसे, क्यों है ये काम की, इसलिए है ये 5 से 3 इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ 5 से स्टार्ट हो रही है, फिर 3, फिर 5, 3, 5, 3। तो ये 5 से 3 की तरफ, छोर की तरफ चलने वाली श्रृंखला है। ये बीच में बंध बनते हैं, इस 3 से इस 5 से 3 के बीच कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बंध। फास्फोडाइएस्टर बंध बनते हैं और एक न्यूक्लिक अम्ल की रचना कंप्लीट हो जाती है। तो ये न्यूक्लियोटाइड इस तरह से बन जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल बनने के बाद में अब बात करते हैं, देखिए डीएनए की बात पहले कर लेते हैं हम। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब इसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्यों कहते हैं? अभी हम जो पेंटोज शर्करा की बात कर रहे थे, उस पेंटोज शर्करा में 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन हैं और इनसे ऑक्सीजन और H यानी हाइड्रोक्सिल जो समूह है, OH समूह इनसे जुड़ा होता है सबसे। अब यदि दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम हो जाए, हट जाए, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण ये शर्करा जो है अब कहलाएगी डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ऑक्सीजन निकल गया, डीऑक्सी राइबोज शर्करा है और ये वाली शर्करा काम आती है डीएनए में। तो ये शर्करा लंबी श्रृंखला बनाएगी। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें ये वाली शर्करा होगी और लंबी श्रृंखला बनेगी। तो इस प्रकार डीएनए में ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। तो डीएनए क्या है, कैसे बनता है? देखिए वही न्यूक्लिक अम्ल है, यानी लंबी श्रृंखला ही बनेगी। लेकिन अब है क्या, देखिए पहले थोड़ा सा ध्यान दें, एक बार 1-2 वैज्ञानिकों के बारे में देखें। अच्छा, उससे पहले ये देखिए कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब है कि इसके अंदर जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो भरी होती हैं, जो लेकर के ये अगली पीढ़ियों में जाता है डीएनए। इस डीएनए का एक जो खंड है, एक छोटा खंड कहलाता है जीन, और जीन कहलाता है आनुवंशिकता की इकाई। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, आनुवंशिकता की इकाई जीन है। एक जीन पर विशेष सूचनाएं व्यवस्थित होती हैं, विशेष सूचनाएं उस पर लिखी होती हैं जो अगली पीढ़ियों में जाती हैं। किसी माता पिता में यदि कोई विशेष लक्षण है, कान मुड़ा हुआ है किसी माता पिता का, किसी का भी उनमें से एक का, तो वो किसी ना किसी जीन पर लिखा हुआ है, राइट हो चुका है, वो लिखा जा चुका है किसी जीन पर। वो अगर वो जीन उसकी संतति में पहुंच जाए तो वो जीन एक्सप्रेशन वहाँ भी अपना प्रभाव दिखाएगा और उस बालक में भी वो कान मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो जीन आनुवंशिकता की इकाई है, सूचनाओं को ले जाएगा। अब डीएनए की बात यदि हम करें तो वॉटसन व क्रिक 2 ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जेम्स वॉटसन और क्रिक, 2 ब्रिटिश वैज्ञानिक। इन्होंने सबसे पहले डीएनए का मॉडल दिया, 3D मॉडल, डीएनए का 3D मॉडल दिया, और त्रिआयामी कहते हैं, 3 डायमेंशियल मॉडल। और इन्होंने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के बारे में समझाया। द्विकुंडलित संरचना, डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में इन्होंने बताया। वॉटसन व क्रिक ने बताया कि डीएनए में 2 तंतु होते हैं और 2 तंतु इस तरह से गुथे हुए होते हैं जैसे रस्सी गुथी हुई होती है, और वो घूमते हुए इस तरह से जाते हैं। देखिए अभी हम बात करेंगे, उससे पहले देखिए द्विकुंडलित या डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन व क्रिक ने दिया। और इसी के साथ एक वैज्ञानिक और थे, विकिलिंस
और फ्रैंकलिन, दो वैज्ञानिक थे। विकिलिंस व फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या किया, एक्सरे विवर्तन पद्धति से, एक्सरे विवर्तन पद्धति से डीएनए का संरचना का अध्ययन किया इन्होंने। तो दोनों ये वैज्ञानिक और ये बड़े ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस डीएनए को लेकर। इस कारण से वॉटसन, क्रिक और विकिलिंस, इन तीनों को 1962 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया इस कार्य के लिए। अब देखो डीएनए के बारे में वॉटसन व क्रिक का मॉडल क्या था। देखो अभी हम एक न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे थे, उसमें एक छोटी सी चीज़ इधर मैं लिख देता हूँ, ध्यान रहेंगी ताकि कैसे जुड़ते हैं दोनों तंतु, ये ध्यान रखने के लिए। यहाँ ऑक्सीजन होता है, यहाँ नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, ये अलग कार्बन है, यहाँ फास्फोरिक अम्ल है। अब देखिए यहाँ फिर ये आगे नेक्स्ट जुड़ता है, देखिए एक लंबी श्रृंखला इस तरह से चलती रहती है, और लंबी श्रृंखला ऐसे चलती है और एक श्रृंखला इधर से चलेगी इस तरह से। देखो इधर 5वां कार्बन आ गया, इधर से शुरू हो जाएगा, उल्टा हो गया, इसका प्रतिबिंब मानो आप, यहाँ नाइट्रोजन क्षारक है, और फिर इधर से वापस से ये पुनः जुड़ेंगी ऐसे ही। तो यहाँ से भी ये मान लो ऐसे श्रृंखला चलती रहेगी ऐसे ही। अब देखो एक श्रृंखला तो ये चल रही है न्यूक्लियोटाइड्स की, और एक श्रृंखला ये चल रही है न्यूक्लियोटाइड्स की। इसमें नाइट्रोजन क्षारक फ्री है, कोई सा भी फ्री हो सकता है, जैसे एडेनिन, क्योंकि नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से हैं, एक तो प्यूरिन है और एक पिरामिडिन है। प्यूरिन में तो एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, पिरामिडिन में साइटोसिन और थाइमिन आएंगे जो कि डीएनए में काम देंगे। यूरेसिल भी आता है, लेकिन डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन पाए जाते हैं, ध्यान रखना। यूरेसिल नहीं होता, यूरेसिल आरएनए में होगा। यहाँ एडेनिन है और इधर है थाइमिन, इस श्रृंखला में बता रहा हूँ, यहाँ एडेनिन, यहाँ थाइमिन। अब यहाँ थाइमिन है और ये था थाइमिन, यहाँ फिर श्रृंखला चली, मान लो ये सी आ गया, और फिर से श्रृंखला इस तरह से चलेगी। ऐसे यहाँ फिर नाइट्रोजन क्षारक है, यहाँ ए है, ये दो लड़ियाँ हैं, एक लड़ी ये है और एक लड़ी ये है। इसी में मैंने इसको यहाँ दिखा दिया, ये दो लड़ियाँ हैं, इसमें कौन सा मुक्त था, ये ए। अब देखो ये दोनों लड़ियाँ आपस में इस तरह से जुड़ेंगी, ए से टी, टी से ए जुड़ेगा, और ध्यान रखना ऐसे आगे चलते जाएंगे, जी से जुड़ेगा सी, सी से जुड़ेगा जी। ये प्यूरिन क्षारक है और ये पिरामिडिन क्षारक है। प्यूरिन से हमेशा पिरामिडिन ही जुड़ता है, ध्यान रखना। एडेनिन से हमेशा थाइमिन जुड़ता है, साइटोसिन से हमेशा ग्वानिन जुड़ता है। साइटोसिन ग्वानिन आपस में जुड़ते हैं और एडेनिन और थाइमिन आपस में जुड़ते हैं। ये कन्फर्म ध्यान रखना इस चीज़ का कि प्यूरिन से प्यूरिन कभी नहीं जुड़ेगा, पिरामिडिन से पिरामिडिन कभी नहीं जुड़ेगा। प्यूरिन से पिरामिडिन, पिरामिडिन से प्यूरिन ही जुड़ेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये इस तरह से एक लंबी श्रृंखला बन गई। अब ये लंबी श्रृंखला बन जाती है और इस लंबी श्रृंखला को, इस तरह से लंबी श्रृंखला है, इसको पकड़ करके फीते समान संरचना, उसको पकड़ करके इसको घुमा दिया जाए। मान लो इस कागज़ फीता लें और फीते को पकड़ करके ऐसे घुमाएं हम, तो क्या बन जाएगा, वो ऐसे घुमावदार बन जाएगा, ऐसे ऐसे घुमावदार बन जाएगा ये। तो ये घुमावदार फीता है, ये डीएनए है, ये है डीएनए, ऐसी संरचना डीएनए की है। देखो अब यहाँ से ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, एक तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो बॉन्ड हैं वो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध, एक तो ये ध्यान रखना। और एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, ए और टी के मध्य बॉन्ड बनेगा, सी और जी के मध्य बॉन्ड बनेगा, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, ए और टी के बीच डबल बॉन्ड बनता है हमेशा, और सी और जी के मध्य हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अब देखो यहाँ से बॉन्ड बन रहे हैं,
ये बॉन्ड बन गए, ए और टी, सी और जी, ए और टी, सी और जी के बीच ये बॉन्ड बनते गए और ये डीएनए बन गया था। बन गया डीएनए। ये डीएनए की संरचना है। बहुत आसान सी बात है, कोई कठिन ही नहीं है। क्या कठिन है बताइए इसमें? कुछ भी कठिन नहीं है। यहाँ से देखो, एक दो चीज़ और देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक चक्कर पूरा हो जाता है इसका घूम का। ये डीएनए इस तरह से घूम रहा है जैसे घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमते हुए ध्यान रखना इस चीज़ का कि ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक घुमाव, इसका एक हेलिक्स है, एक हेलिक्स या एक घुमाव इसका। और एक घुमाव की जो लंबाई होती है वो होती है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। एक घुमाव में टोटल 10 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। और सब के बीच में बराबर गैप भी होता है, स्पेस भी बराबर होता है सब में, ये भी ध्यान रखना। अब देखो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग टोटल लंबाई है, 10 जोड़ी क्षार पाए जाते हैं, तो बताओ प्रत्येक के बीच में कितनी कितनी दूरी होगी? तो सीधा सा हिसाब है, 34 में 10 का भाग लगा दो, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग की दूरी होगी बीच में। तो ये एक बेसिक मॉडल था वाटसन व क्रिक का मॉडल, जिसके अनुसार ये डीएनए बना होता है। इसका डबल हेलिक्स मॉडल, द्विकुंडलित मॉडल था। 2 तंतु काम आते हैं इसमें, 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं काम में आती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख चुके हैं। तो यहाँ इनके बीच ऐसे बॉन्ड बनेगा लगातार, फिर डीएनए बन जाएगा। यहाँ देखो, अब ये जो डीएनए बन गया है, ये डीएनए है बी डीएनए। बी डीएनए वाटसन और क्रिक का बेसिक डीएनए था, जिसको इन्होंने समझाया था, बी डीएनए कहलाता है। अब कुछ डीएनए होते हैं जिनमें वामावर्त घुमाव पाया जाता है। ये तो है क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, लेकिन कुछ होते हैं वामावर्त। और वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जो घुमाव होते हैं वो डीएनए, उनमें असल में होता यह है कि ये फॉस्फोरिक अम्ल जो होते हैं, ये फॉस्फोरिक अम्ल बड़ी टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में होते हैं, यानी टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में होंगे। और इस टेढ़ी मेढ़ी अवस्था को कहते हैं जिगजैग अवस्था, और ये डीएनए कहलाता है जिगजैग डीएनए। जिगजैग डीएनए, वामावर्त डीएनए को जिगजैग डीएनए भी कहते हैं। तो ये एक मॉडल था वाटसन और क्रिक का। देखो डीएनए जो होता है हमेशा क्या होता है? द्विव कुंडलित होता है, लेकिन हर चीज़ का अपवाद मिल जाएगा। आरएनए वायरस को छोड़कर, आरएनए वायरस को छोड़कर द्विकुंडलित होता है। आरएनए वायरस में एकल कुंडलित होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये सिंगल स्ट्रैंड, ऐसे सिंगल स्ट्रैंड होता है। बाकी में क्या होगा? डबल स्ट्रैंड, द्विकुंडलित होता है। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन कुछ जगह ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। कुछ वायरस होते हैं, जैसे प्लांट वायरस है, रेट्रोवायरस है, इनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का काम करेगा। तो ये बेसिकली द्विकुंडलित होता है, अपवाद स्वरूप आरएनए वायरस में सिंगल स्ट्रैंड होता है। अब देखिए, एक व्यक्ति ऑर्थर कॉर्नबर्ग, ऑर्थर कॉर्नबर्ग, ऑर्थर कॉर्नबर्ग वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में डीएनए को कृत्रिम रूप से बनाया, कृत्रिम रूप से डीएनए बनाया था। तो पहले व्यक्ति जिन्होंने कृत्रिम रूप से डीएनए को बनाया वो थे ऑर्थर कॉर्नबर्ग। और अब देखिए एक दूसरे वैज्ञानिक और देखिए, एच.जी. खुराना, भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने डीएनए तंतु ही नहीं लिया, बिना तंतु या बिना टेम्पलेट, बिना तंतु या बिना टेम्पलेट के क्या बनाया? डीएनए बना दिया। बिना टेम्पलेट के डीएनए बनाने का काम किया इन्होंने, एच.जी. खुराना ने। तो ये दो वैज्ञानिक भी ध्यान रख लेना आप। एक नियम है चारगाफ का नियम। चारगाफ ने एक नियम दिया कि देखो किसी भी डीएनए में ए से जुड़े होते हैं टी,
सी से जुड़े होते हैं, जी ए व टी का टोटल और नीचे भाग लगा दे सी व जी के टोटल से। तो इन्होंने कहा ए और टी को टोटल कर लो, सी और जी को टोटल कर लो, कभी भी एक नहीं आएगा। ये था चारगांव का नियम। या इसको दूसरे रूप में इस तरह से लिख सकते हो, ए प्लस सी और टी प्लस जी ये हमेशा एक ही होंगे। अब इसमें चकरा गए होंगे, अभी तो कह रहे एक के बराबर ही नहीं होगा और अब कहने लगे बोले एक होंगे। तो इसको चेक भी कर लो, एक बार देख लो थोड़ा सा कैसे। अगर ये 10 हैं तो बताओ टी भी सामने कितने होंगे, 10 ही तो होंगे क्योंकि ए से टी जुड़ता है हमेशा। अगर सी 5 है तो सामने जी भी कितने होंगे, 5 ही होंगे डेफिनेटली। तो यहाँ रख के देख लो, ए और टी रखो, ए और टी 10 10, सी और जी, यहाँ सी और जी हैं, सी और जी कितने हैं, 5 और 5 रखो, ऊपर 20 नीचे 10, 2 आया, क्या एक आया, क्या नहीं आया। यहाँ रखो ए और सी को रखो, ए कितने हैं 10, सी कितने हैं 5, यहाँ टी और जी को रखो, टी कितने हैं 10, जी कितने हैं 5, 15 में 15 का भाग लगाओ, कितना आया, एक आया। दोनों ही बात ठीक है, चारगांव के नियम के अनुसार दोनों ही सत्य है ये चीज़ें, तो दोनों को मानेंगे, एक को नहीं मानना है, ये दोनों बात सत्य बैठती हैं चारगांव के नियम के अनुसार। देखो ह्यूमन या मानव के लीवर में, यकृत में, तो लीवर कोशिकाएं जो होती हैं मानव में, यकृत सेल हैं, उनमें ए प्लस टी और सी प्लस जी का अनुपात 1.53 पाया जाता है, 1.53 पाया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, देखिए ये जितना ज़्यादा होगा सी प्लस जी, जितना ज़्यादा सी प्लस जी होगा उतना ही यहाँ पर उत्तर कम आएगा, हमेशा कम आएगा, अनुपात कम आएगा। तो या तो ये कह दो कि जितना सी प्लस जी ज़्यादा होगा उतना अनुपात कम होगा, और जितना सी प्लस जी कम होगा उतना ही अनुपात ज़्यादा होगा। अब इसमें विशेष क्या है, विशेष बात ये है कि सी प्लस जी अधिक है। यदि सी प्लस जी अधिक है तो डीएनए का गलनांक भी अधिक होगा, और सी प्लस जी का अनुपात कम है तो फिर गलनांक भी कम होगा। देखिए क्या स्थिति होगी, यदि कोई डीएनए किसी तापमान पर गल जाए यानी विकृत हो जाए तो खराब हो जाएगा डीएनए, और ये अधिक है तो अधिक गलनांक है, फिर तो जल्दी से नहीं गले, खराब नहीं होगा, विकृत नहीं होगा। यदि कम गलनांक है तो क्या हो जाएगा डीएनए, विकृत, और विकृत होने की इस घटना को कहते हैं डीनेचुरेशन। विकृत होने की घटना को कहते हैं डीनेचुरेशन, और पुनः डीएनए बनना, पुनः डीएनए बनने की क्रिया को कहते हैं रीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन कहते हैं इसे। तो डीएनए का विकृत होना डीनेचुरेशन, डीएनए का बनना रीनेचुरेशन होता है। एक दो शब्द हैं, ये ध्यान दे लो आप, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। देखो कोशिकाओं में केंद्रक में डीएनए मिलेगा। अब ध्यान रखें कि कुछ मात्रा 1% डीएनए की मात्रा ऐसी है जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, हरित लवक, प्लास्टिड यानी हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी पाई जाती है कुछ मात्रा डीएनए की, और ये वृत्ताकार डीएनए है इस तरह का। इस डीएनए को कहते हैं